नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जियोग्राफी लेक्चर बाय लक्ष्मी नारायण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे भूकंप। भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप की कौन कौन सी शब्दावलियां आती हैं, भूगोल या भूकंप के कितने प्रकार होते हैं, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं और भूकंपों का विश्व वितरण किस प्रकार है, कहाँ कहाँ है, इसी का हम इसमें जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं भूकंप, अर्थक्वेक। भूकंप जैसा कि शब्द से ज्ञात है, भू माने पृथ्वी, कंप माने कंपन करना, अर्थात पृथ्वी का कंपन होना या पृथ्वी का कांपना भूकंप कहलाता है। पृथ्वी का कांपना या पृथ्वी के किसी एक छोटे से हिस्से का भी कांपना भी भूकंप कहा जाता है। भूकंप हो सकता है तेजी से कांपे, हो सकता है धीरे धीरे कांपे। हजारों भूकंप पर डे आते हैं। कुछ भूकंपों को अनुभव किया जा सकता है, कुछ को अनुभव नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसे भूकंप होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, पृथ्वी हिलने लगती है, उसका कोई मायने नहीं रखा जाता। जब बड़े पैमाने पर भूकंपीय घटना घटती है, कुछ नुकसान होते हैं या कभी कभी फायदा भी नजर आता है, तो उसे हम भूकंप की श्रेणी में रखते हैं। भूकंप की शब्दावली पे हम नजर डालेंगे। मान लीजिए पृथ्वी है, तो भूकंप पृथ्वी के हो सकता है कि अंदरूनी हिस्से में भूकंप उत्पन्न हो रहा हो। मान लीजिए ये कुछ गहराई पर उत्पन्न हो रहा है, तो जितनी गहराई पर जहां पर भूकंप का एकदम जड़ होती है, जहां से उत्पन्न हो रहा है, उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है। कितनी गहराई पे था, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, इसे उद्गम केंद्र कहते हैं। या इसे कभी कभी दूसरे नाम से उद्भव केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। उद्भव केंद्र को भूकंप मूल के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में इसकी अन्य शब्दावलियां दे दी जाती हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे फोकस केंद्र भी कहा जाता है। जहां पर पृथ्वी के अंदर भूकंप पैदा होता है उसे उद्गम केंद्र, उद्भव केंद्र, भूकंप मूल या फोकस के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले जहां पर भूकंप अनुभव होता है, अमूमन यह भूकंप और जहां पर सबसे पहले पहुंचता है उसके बीच एकदम लंबवत रेखा होती है, 90 डिग्री का कोण बनता है। सबसे पहले जहां पर भूकंप पृथ्वी की सतह पर अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र या इंग्लिश में इसे एपिसेंटर के नाम से जाना जाता है। भूकंप की जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, ये चारों तरफ से गोलाकार आकृति में फैलती, चारों तरफ को फैलती हैं। जहां जहां ये भूकंपीय तरंगें पहुंचती हैं, हजारों किलोमीटर भी जा सकती हैं और कुछ किलोमीटर भी जा सकती हैं, तो जहां जहां तक ये तरंगें पहुंचती हैं उस संपूर्ण क्षेत्र को भूकंप क्षेत्र कहा जाता है। जहां जहां पर ये भूकंप की घटना अनुभव की जाती है, महसूस की जाती है, उसी सभी क्षेत्रों को, उस सभी भागों को भूकंप क्षेत्र के नाम से जानेंगे। भूकंप की घटनाएं सब जगह समान नहीं होती है। कहीं वेग ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा नुकसान होता है, कहीं कम नुकसान होता है। तो जहां जहां पर समान रूप से आघात पहुंचता है, नुकसान होता है या उसकी तीव्रता जितनी होती है, उसे समाघात रेखा कहते हैं। समान धक्का देने वाले, समान वेग वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समाघात रेखा भी कहते हैं। हम इसमें भूकंप क्षेत्र भी दिखा दे रहे हैं, इन रेखाओं में, इन्हीं में समाघात रेखा भी बता दे रहे हैं और समभूकंप रेखा, जहां पर समान तीव्रता के भूकंप अनुभव किए जाते हैं, उन सबको मिलाने पर एक वृत्त बन जाता है, एक रेखा बन जाती है। तो समान तीव्रता वाले भूकंपों की रेखाओं को समभूकंप रेखा कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, भूकंप उत्पन्न हुआ, यहाँ से चारों तरफ तरंगें निकली, जहां जहां तक ये तरंग
जहां जहां पर समान आघात की, समान वेग वाली, समान दुर्घटना पहुंचाने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली, आघात पहुंचाने वाली तरंगें होती हैं, समान आघात वाले क्षेत्रों को मिला दिया जाता है तो एक रेखा बन जाती है जिसे समाघात रेखा के नाम से जानते हैं। भूकंप, जहां पर समान तीव्रता वाले भूकंप अनुभव किए जाते हैं, चाहे वो 1 की तीव्रता हो, 5 की तीव्रता हो, 8 की तीव्रता हो, 8 की तीव्रता के सभी स्थानों को मिलाने पर समभूकंप रेखा का निर्माण होता है। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? भूकंप मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक भूकंप, मानवीय भूकंप। वह भूकंप, प्राकृतिक भूकंप वह भूकंप जो प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसमें मनुष्य का किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं होता है, प्राकृतिक भूकंप कहे जाते हैं। वह भूकंप जिनके निर्माण में या जिसके उद्भव में, उत्पन्न होने में मनुष्य का योगदान होता है, मनुष्य के कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, उसे मानवीय भूकंप कहते हैं। प्राकृतिक भूकंप को भी उनकी गहराई की स्थिति के आधार पर, उनकी तीव्रता के आधार पर, उनके नुकसान के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। हम गहराई के आधार पर इसे 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है उथले भूकंप, जो पृथ्वी की सतह से लेकर पृथ्वी के अंदर 50 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न होते हैं, उन्हें उथले भूकंप कहा जाता है। वह भूकंप जो 50 से 150 किलोमीटर की गहराई के मध्य उत्पन्न होते हैं, सामान्यतः 80% भूकंप साधारण भूकंप ही होते हैं, इन्हें साधारण भूकंप कहा जाता है। वह भूकंप जो पृथ्वी के अथाह गहराई में उत्पन्न होते हैं, या 150 से 300 400 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न होते हैं, उन भूकंपों को गहरे भूकंप कहा जाता है। मानवीय भूकंपों में जैसे बड़ी बड़ी खान खोदी जाती है, कभी कभी खान की छत टूट जाती है, तब भूकंप आ जाता है। बम विस्फोट किए जाते हैं, बम परीक्षण किए जाते हैं, तब भी पृथ्वी पर बहुत बड़ा भूकंप आता है। बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं और बांध के कारण पानी भर जाता है, पानी का दबाव पड़ता है, तो नीचे की चट्टानें, पृथ्वी के अंदर की चट्टानें टूट जाती हैं और भूकंप आ जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, 10 मंजिल 20 मंजिलें, तो ये क्या होती है, पृथ्वी की सतह पर दबाव डालती हैं, अंदर की जो चट्टानें हैं वो टूट जाती हैं और जमीन नीचे को बैठ जाती है और उसके टूटने से भूकंप आ जाता है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसके करने से भूकंप आते हैं। अब हम देखते हैं भूकंपीय तरंगें। भूकंप में तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो भूकंपीय तरंगें क्या हैं? जब भूकंप उत्पन्न होता है तो भूकंप मापी यंत्र की सहायता से भूकंप को मापा जाता है। भूकंप मापी के यंत्र से मापा जाता है, वो चाहे रिक्टर पैमाने पर हो या किसी भी पैमाने पर इसे मापा जाता है, तो एक मशीन होती है जिसे भूकंप मापी के नाम से जाना जाता है। साधारणतः मार्कोनी स्केल और भूकंप मार्कोनी स्केल और अभी मैं नाम दिया तो इसका मैं फिर से भूल गया, तो उसकी सहायता से भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। भूकंपीय तरंगें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। उनकी उत्पत्ति के आधार पर, उनकी स्वभाव के आधार पर, उनके चलने की प्रकृति के आधार पर भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और तृतीयक तरंग। इन तरंगों की जो विशेषताएं हैं उनको बताते हैं। प्राथमिक तरंगों को अंग्रेजी में प्राइमरी तरंग कहते हैं। प्राथमिक तरंगों को अंग्रेजी में प्राइमरी तरंग कहा जाता है। इसका प्रतीक P होता है, P से प्राइमरी, इसलिए इसे P तरंग भी कहते हैं।
प्राथमिक तरंगें ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों से होकर चल सकती हैं, गुजर सकती हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि वह कौन सी तरंगें हैं जो पृथ्वी के एक तरफ से लेकर के दूसरी तरफ तक पहुंच जाती है, उसे हम पी तरंग कहते हैं। इनका जो वेग होता है, चलने की गति होती है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। ये 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। ये तरंगें पदार्थों को आगे पीछे धक्का देते हुए चलती हैं। ये आगे पीछे धक्का देते हुए चलती हैं। द्वितीय तरंग, इन्हें सेकेंडरी तरंग भी कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह यश होता है, इसलिए यश तरंग भी कहते हैं। ये प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न होती हैं। ये द्वितीय तरंगें केवल ठोस भागों में चल सकती हैं। इनकी गति प्राथमिक तरंगों से कम होती है। 4 से 6-7 किलोमीटर तक इसकी गति होती है। ये तरंगें ऊपर नीचे गति करती हुई आगे बढ़ती हैं। तृतीय तरंगें इन्हें लोअर तरंग भी कहते हैं। इसका प्रतीक यल होता है, इसे यल तरंग भी कहते हैं। ये केवल पृथ्वी की सतह पर चलती हैं, इसलिए इसे सतही तरंग भी कहते हैं। इनका वेग बहुत कम होता है, 2 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती हैं। उसके बाद ये तरंगें ना तो आगे पीछे धक्का देती हैं, ना ऊपर नीचे देती हैं, बल्कि ये तिरछा धक्का आड़े तिरछे धक्के देती हुई आगे को बढ़ती हैं। अब हम देखते हैं भूकंप का विश्व वितरण। पूरे विश्व को अगर विश्व के नक्शे को नजर से देखा जाए तो इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्य रूप से 4 भूकंपीय पेटियां देखने को मिलती हैं। पहली प्रशांत मेखला जो प्रशांत महासागर किनारे की ओर चलती है, मध्य आंध्र मेखला या मध्य अटलांटिक मेखला, मध्य महाद्वीपीय पेटी और अन्य पेटी। अब देखते हैं प्रशांत महासागर के किनारे किनारे ज्वालामुखी का क्षेत्र है। यहाँ पर एक टेक्टोनिक का संधि केंद्र है, इसलिए यहाँ पर भूकंपीय घटनाएं अधिक देखने को मिलती हैं। यहाँ से अलास्का से प्रारंभ होकर कैलिफोर्निया, मैक्सिको, ब्राजील, पेरू होते हुए अटाकामा मरुस्थल चिली से होते हुए ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, कमचटका ब्राजील से होते हुए पूरे प्रशांत महासागर के चारों ओर चलती हैं। इसे परिप्रशांत मेखला कहते हैं। मध्य अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में पृथ्वी की चट्टानें ऐसे फट रही हैं। यहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं अधिक हो रही हैं। यहाँ पर भूकंप घटनाएं हमेशा बनती रहती हैं। ये उत्तरी आर्कटिक महासागर से अंटार्कटिका महासागर तक आती हैं, महाद्वीप तक पहुंचती हैं। ये अटलांटिक महासागर के मध्य में होने के कारण इसे मध्य आंध्र या मध्य अटलांटिक महासागरीय पेटी कहते हैं। अगली पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह पेटी संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ होकर के मध्य अटलांटिक होते हुए, भूमध्य होते हुए, अरब देश होते हुए, भारत, म्यांमार होते हुए इंडोनेशिया द्वीप तक पहुंचती हैं। यानी यहाँ प्रशांत महासागर के तट से पार होते हुए दूसरे प्रशांत महासागर तक पहुंचती हैं। महाद्वीपों के मध्य में होने के कारण इसे मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। इसके अलावा और कुछ भी अन्य पेटियां पाई जाती हैं जो छिटपुट होती हैं। ये हिंद महासागर से होते हुए इधर अटलांटिक महासागर तक पहुंचती हैं, इधर हिंद महासागर से होते बंगाल खाड़ी से होते हुए प्रशांत महासागर तक पहुंचती हैं। इस तरह छिटपुट क्षेत्र भी पाए जाते हैं। और भूकंपों का इस प्रकार से वितरण है कि सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इसे पहली प्रशांत पेटी या इसे सबसे ज्यादा भूकंपियों की पेटी कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 60 से 70% भूकंप, लगभग 80% तक भी भूकंप पाए जाते हैं पूरे विश्व के। इस प्रकार हम देखें कि भूकंप क्या है।
भूकंप के प्रकार क्या है, भूकंप की तरंगे क्या है, विशेषताएं क्या है, कौन कौन से विश्व में कहाँ क्षेत्र हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो